अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास इब्तिदा करेंगे हम सर। आज हमारा कौन सा है भाई? लेक्चर नंबर कौन सा है? 9। लेक्चर नंबर 9 है और मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। और उसके बाद ये टॉपिक इंशाल्लाह हमारा खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ के स्टार्ट करेंगे मजीद चीजें। आज की क्लास मेजरली थोड़ा सा आप ये समझें कि डिस्क्लोजर्स के ऊपर सेंट्रिक होगी, ये सब चीजें होंगी। तो आए सर, इब्तिदा करते हैं लेक्चर नंबर 9 की। इब्तिदा करते हैं लेक्चर नंबर 9 की। तो सर लेक्चर नंबर 9 जो है ये हमारा किस चीज से रिलेटेड होगा? डिस्क्लोजर से रिलेटेड होगा। आज सर आपने वाली सेटिंग क्यों की? क्योंकि आज जो है हमें आपसे थोड़े डिस्क्लोजर डिस्कस करने। तो डिस्क्लोजर डिस्कस करने के लिए मेरा मानना ये है कि इंशाल्लाह अगर मैं वन नोट पे आपको डिस्क्लोजर दिखा दूंगा या थोड़ी कैलकुलेशन ऐसी जो कि हैं बहुत बेसिक सी, लेकिन अगर वन नोट पे मैं आपको दिखा दूंगा तो इंशाल्लाह वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको मुझे सब बच्चे जो है मशवरा भी देंगे, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को हर बैच के बाद इम्प्रूव करूँ। एक मैंने राय पूछी एक स्टूडेंट से अपनी, कि मैंने कहा कि बेटा जो है एक मुझे आप मतलब कोई इंप्रूवमेंट की बताए। तो उसने कहा सर एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि आप लैक करते हैं, उसको आप सही करें। मैंने कहा वो क्या? तो सर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, कॉन्सेप्ट डिलीवरी तो माशाल्लाह आज भी आपकी सबसे अच्छी है, लेकिन जो एक मसला है वो ये है, हम जब फर्म में क्लासें लेते हैं तो हम फर्म में रजिस्टर खोल नहीं सकते। अगर फर्म में रजिस्टर खोलें तो सुनाने को मिल पड़ जाते हैं। तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर आप एक काम ये करें कि आप वन नोट पे पढ़ाएं और जो है ना वो वन नोट की दे दें। लेकिन मैंने कहा देखिए बेटा, वन नोट मेरा मानना ये है कि वन नोट पे बच्चे की अटेंशन नहीं रह पाती। हाँ अगर कोई डिस्क्लोजर वाली क्लास है वो है तो वो तो सही है, वरना वन नोट पे मेजोरिटी बच्चा जो है ना उसको रिटेन करने में थक बहुत जल्दी ज्यादा जाता है। आप लोगों का तजुर्बा कैसा रहा है इस बारे में? अच्छा रहा है, बुरा रहा है वन नोट पे? वन नोट सही है या व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड बेकार है। लेकिन मैंने कहा कि हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ, जो आपका ये जेन्युइन इशू है ना इसका मैं हल निकाल सकता हूं कि मैं आप लोगों को आंसर्स दे दूं और वो आप अगर फॉर्म में हो तो वो आंसर की फाइल से आप रेफर कर लें। क्वेश्चन आपके पास होता है, पीडीएफ, उसमें पीडीएफ भी होता है क्वेश्चन। तो मैंने कहा आप उसको देख लें, फॉर्म में आप रजिस्टर निकाल के क्लासे ना लें। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस ये करूंगा जहां जहां मौका मिले ना अपना रजिस्टर्ड भला अफसर बच्चे करते ही हैं, कुछ टीचर्स वन नोट पे पढ़ाते हैं FFR या बच्चे करते हैं क्या, उन टीचर्स की वन नोट की पीडीएफ लेते हैं, उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं कि यार उससे एक मसला ये होगा कहीं ना कहीं बच्चे को कि शायद वो सीरियसनेस नहीं है अगर अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा। हाँ फॉर्म में समझता हूँ आप ये करें, लेकिन कहीं ना कहीं मेक श्योर करें कि जितनी क्लासें आप ले सकते हैं उन क्लासों को लें और उसको घर पे नोट करें। हाँ फॉर्म में अगर टाइम है तो आप वो आंसर से कर सकते हैं। तो मैंने इसका हल ये निकाला, मैंने कहा बजाय इसके कि मैं वन नोट पे शिफ्ट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वन नोट जो है वो बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर देता है। तो वन नोट के बारे में मेरी भी अपनी वही राय है जो कि आप में से मेजॉरिटी की है। तो सर यहां तक हम सब क्लियर हैं? एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट। तो चले सर आगे बढ़ते, और हमने कहा आगे बढ़ते हुए हम जो है उस पे आगे अब हम आएंगे सर IFRS 5 जो अब तक हमने पढ़ा इसके ऊपर आएंगे, फिर हम इसको समराइज करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे बहुत सिंपल से इसके आंसर, डिस्क्लोजर्स वगैरह सब बहुत सिंपल है। सर IFRS 5 ने हमसे शुरुआत कराई ऑब्जेक्टिव से। इसने कहा कि भैया अलग से बता दो जिसको बेचने वाले हो या जो है जिसको अलग ही कर ले। फिर हम आगे बढ़े, इसने हमें बताया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर हेल्ड फॉर सेल इज नॉट दैट इजी। आपको जो है अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना है तो आपने क्या करना है, आपने जो है 5 क्राइटेरिया, पहली चीज इमीडिएट सेल कंडीशन में हो, सेल इज हाईली प्रोबेबल हो, एक्टिवली आप इसको मार्केट कर रहे हो, मैनेजमेंट कमिटेड हो और चांसेस फॉर रिवर्सल आर लेस अपने डिसीजन पे। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा ठीक है भाई ये तो हो गया। अब हमने कहा मेजरमेंट के बारे में बताओ। उसने कहा मेजरमेंट के बारे में याद रखना कुछ स्टैंडर्ड्स को मेजरमेंट एक्सेप्शन हासिल है लेकिन क्लासिफिकेशन एक्सेप्शन हासिल नहीं है। फिर इसने हमें कहा कि भैया जो मेजरमेंट वाली बात है उसके अंदर सीन ये है कि जो मेजरमेंट होती है आपकी, ये जो है आप करते हैं आने से पहले उस रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। 16 है तो 16 के हिसाब से, 38 है तो 38 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन आने के बाद करोगे लोअर ऑफ कॉस्ट और
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये बड़ा बेसिक सा रूल था, लेकिन इसने कहा हो सकता है उस स्टैंडर्ड की IFRS 5 में आने के बाद इंपेयरमेंट हो जाए या आने से पहले करवा कर आयो IS 36 के तहत। तब हमने कहा हम क्या करें, तब हमें कहा गया कि भैया तुम्हें जब इंपेयरमेंट हो चुकी हो तो तुम इंपेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन रिवर्सल के टाइम पे एक रूल याद रखना कि आफ्टर रिवर्सल जो है कैरिंग अमाउंट नहीं बढ़ना चाहिए, किससे, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा अगर रीवैल्यूड एसेट आता है तो जिस दिन वो रीवैल्यू हुआ था वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से होगी, तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल नहीं बनना चाहिए लोअर ऑफ दैट ट्रांसफर्ड अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर हमने कहा कि भैया अगर हम वापसी लेकर जाए IFRS 5 में लाए थे, नहीं बिका, मैंने कहा बिक तो रहा नहीं है, यूज ही कर लेते हैं ना सर। अब आपने कहा चलो भाई बिक नहीं रहा तो यूज कर लेते हैं, तब क्या करें, बोला यूज कर सकते हो, वापस लेके जा सकते हो। वापस ले जाते वक्त भी एक रूल हमें बता दिया, वो क्या था, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, इसके ऊपर गए। फिर हमने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, पिछली क्लास में CGU क्या होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट। आपने कहा सर ये जो कैश जनरेटिंग यूनिट होता है ये जो है इसका हमें क्या करना है, तो इसके बारे में स्टैंडर्ड भैया ने चिल्ला के बताया कि ये वो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट होता है जो कैश कमा के दे। मैंने आपको क्या कहा, इसका आसान अल्फाज में क्या हल होता है, पूरी कंपनी को कर दो बंद, ये अकेला कमा करके देगा। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था, और आगे बढ़ते हुए मैंने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर आगे बढ़ते हुए कि हमारे पास डिस्पोजल ग्रुप और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या फर्क है। डिस्पोजल ग्रुप आप एक छोटा एक हिस्सा बेच रहे हो, एक प्रोसेस का हिस्सा बेच रहे हो। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सब कुछ बेच रहे हो, सही है, पूरा एक सेगमेंट आपने अलग कर दिया। जिसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहूंगा तो उसका डिस्क्लोजर देना मुझ पे जरूरी है, सही है सर। फिर मैंने CGU के हिसाब से ही एक और काम भी किया था सर, वो क्या काम किया था मैंने CGU के हिसाब से, मैंने किया था, पढ़ा था, कहते जब CGU होता है तो उसकी इंपेयरमेंट होती है तो सबसे पहले गोली कौन खाती है, स्पेसिफाइड एसेट, उसके बाद गुडविल, बाकी तमाम एसेट्स में वो क्या हो जाता है, इम्पेयर। ये याद रखना, ये इम्पेयरमेंट वाली जो कहानी है CGU की सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल है। जब हम IS 36 पढ़ेंगे तो वहां पर कहानी हो जाएगी कुछ चेंज। ऐसा ही है सर, यस सर। अब आ जाए, 1 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर मत सारी लाइटें खोल दे, सब लाइटें खोल दे, जब मैं कहूं तो बंद कर देना। अब आते हैं सर, ये बात सबने बड़े गौर से सुननी है, ये बात सबने बड़े गौर से सुननी है। सर जब हम किसी चीज के बारे में कहते हैं कि भाई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं तो फिर उसकी डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो हमने कहा अगर बात होगी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, जरा जल्दी से बताओ। जो कोई बड़ा पूरा सेगमेंट हम बेच रहे होते हैं, ये सेगमेंट भी हो सकता है, ये कोई एरिया भी हो सकता है, ठीक है सर। तो अगर मैं वो बेच रहा हूं उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। देखो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है ना, उसको बारे में तुम्हें SOFP और SOCI में क्या उसकी प्रेजेंटेशन होती है। हमने कहा ठीक है। इसने कहा जो SOFP की हम बात करते हैं तो SOFP में सपोज करो अगर इस साल एक एसेट क्लासिफाई हुआ है करंट ईयर में एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, करंट ईयर में एज, बोला आप उसको कहां शो करेंगे, करंट एसेट्स में, सही है, किस नाम से, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। लेकिन याद रखिएगा प्रीवियस ईयर या जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव, आपको पता है ये बात अपनी बचपन की नॉलेज से, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी वाइड कंपनी बनाती है तो इस साल के साथ पिछले साल के भी अकाउंट्स होते हैं। नहीं भी पता होगी तो अब तक बहुत सारे बच्चे फर्म में कास्टिंग वगैरह से शुरू कर चुके हैं या करेंगे। तो हमने कहा अगर प्रीवियस ईयर में नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगी, क्या मतलब सर, अब ये जरा सुनना, बड़े गौर की बात कर रहा हूं। 2022 के अंदर मैंने अगर एक सब्सिडियरी को क्लासिफाई कर दिया
डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बना दिया। 2022 में तो आ जाएगी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, 2021 में नॉर्मल ट्रीटमेंट। यूनिलीवर ने लक्ष्य को 2023 में सोचा कि भाई वो उसको डिसकंटिन्यू करना है, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में 2023 में आएगी, 2022 में नॉर्मल ही रहेगा, कंपैरेटिव को नहीं हिलाते। लेकिन ऐसी कहानी यहां नहीं है। यहां पर ये कहता है कि अगर आपने कहा करंट ईयर में आप इसको शो करते हैं एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, पीएनएल में कहता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट अलग बताना है, तो आप पर लाजिम है कि आप प्रीवियस ईयर में भी इसको किसमें शो करेंगे, डिसकंटिन्यूड में। सुनिएगा सर, अगर करंट ईयर में मैं इसको शो कर रहा हूं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में पीएनएल पर्पस से, तो मुझ पर फर्ज है कि प्रीवियस ईयर में भी ये किस पे शो होगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। लेकिन सर बैलेंस शीट में करंट ईयर में जो है जरूरी नहीं वो पास्ट ईयर में हो। तो सर ये समझो कि बेसिकली पीएनएल के अंदर क्योंकि हमें एनालिसिस करना होता है, जब पीएनएल के अंदर हमें एनालिसिस करना होता है तो हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को अलग से बता देते हैं कि पिछले 2 सालों से ये कितना कमा के दे रहा था। बैलेंस शीट में कोई एनालिसिस नहीं करना है सच, हमने कहा उसमें सिर्फ करंट ईयर की बताते हैं। सही है सर, तो ये चीज अगर कॉपी करनी है तो कॉपी करें, और इसको आईकिप ने भी टेस्ट किया, इसको करेंगे आप लोग कॉपी, क्योंकि इसको आईकिप ने भी टेस्ट किया है। गलती से नहीं डरेगा कोई भी बच्चा, क्योंकि ना ही पहली है और ना ही आखिरी होगी। चले सर, तो अगर आपने ये कॉपी कर लिया है तब हमने कहा अगला जो सवाल आपके पास आ रहा है ये आपकी स्क्रीनों पे भी है, और मैं इसको यहाँ पर शेयर भी करने लगा हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो, आपके पास किताबों में भी है। आ जाएं सर, आ जाएं। अब आपको स्क्रीन भी मेरी नजर आ रही है और जो है ये सवाल भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर देते हैं। सही है सर, अगर ये सवाल हम पढ़ें तो ये सवाल हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी किताब के अंदर भी है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले, प्रिपेयर द रिवाइज टेबल शोइंग द करेक्ट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द डिविजन्स इन एफएल्स एलएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है जी, फिर क्या कह रहा है ये हमसे चिल्ला चिल्ला के, हमने कहा ये हमसे कह रहा है following information pertains to division A, B and C of Lexus Limited. Division A was classified as held for sale in 2016 but ceased to classify as held for sale in 2017। याद रखो हम 17 में खड़े, 16 भी है। सही है, फिर कह रहा है डिवीजन बी वॉज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन 16 एंड सोल्ड ड्यूरिंग 2017। 16 में क्लासिफाई किया, 17 में खत्म, टाटा बाय बाय। फिर कह रहा है डिवीजन सी वॉज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन 17 एंड सोल्ड ड्यूरिंग 2017 में ही क्लासिफाई हुई, बिक गई। ऑल 3 डिविजन्स आर वर मेजर लाइंस ऑफ बिजनेस, मतलब बता रहे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ये। Based on the ऊपर वाली information, a recently appointed accountant suggested the following classification presentation of these divisions in LL's financial statement for the साल ended 31 दिसंबर 2016 shown as comparative। अब ये टेबल आपको वापसी बना देना है, जो इसने बनाया है मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, इसको वापसी बनाए ये वाले पॉइंट्स को नजर में रखते हुए। 5 मिनट का सवाल है ये। चलें सर, अगर आपने कॉपी कर लिया तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि जो है अब हम आए, आपको थोड़ा सा एक्सेल भी मैंने दिखा दिया अपना, क्योंकि आपको पेपर तो इसी पे देना है, लग तो यही रहा है। सही है सर, तो अगर एक्सेल पे आ गए तो कोई मसला नहीं, वैसे खैर मैं समझाने के लिए इसको उठा के पेस्ट कर दूंगा वन नोट पे, वरना हम एक्सेल पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलें सवाल के साथ ही इसको कॉपी कर देते हैं। इसको हटाते हैं, हमने कहा चल भाई तू निकल।
चले मेरा बच्चा, अब ये टेबल हमने बना दिया बिल्कुल वैसा ही जैसे कि उसका था। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे स्क्रीन पर। अब आ जाए सर, एक एक करके डिवीजन को टारगेट करते जाएंगे। सही है सर? डिवीजन ए की बात करता हूं, मुझे बताएं 2016 में इसने हमसे चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई ये हेल्ड फॉर सेल थी 2016, 17 में सीज हो गई है हेल्ड फॉर सेल होना। तो मुझे बताएं, सब बच्चे मुझे बताएं, सब बच्चे मुझे बताएं कि सर 17 के अंदर ये नॉर्मल के तौर पे शो किया है, बिल्कुल सही शो किया है। 17 के अंदर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के तौर पे शो किया है, सही किया है सर। 17 के अंदर सीज हो गई ना कंटिन्यूइंग, मतलब अब तो चलेगी ना आगे, तो कंटिन्यूइंग ही है ये। 16 के अंदर नॉर्मल सही शो किया है? नहीं सर, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इसके ऊपर आते हैं, 16 के अंदर सही शो किया है। अब आए सर, सबसे पहले हमने कहा यहां अगर हम रिवाइज टेबल बना रहे तो हमने कहा यहां तो नॉर्मल है, लेकिन हमने कहा यहां पर क्या शो होगा? हेल्ड फॉर सेल। यहां पर हमने कहा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सही है, और यहां पर 16 में कंटिन्यूइंग होगा डिसकंटिन्यूड? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम बताओगे? कंटिन्यूइंग। सर अभी हमने बोर्ड पे क्या लिखा है? करंट ईयर जो शो होगा पीएनएल कहता है वही पिछले साल का, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो हमने कहा ये हो गई डिवीजन ए की कहानी। सही है। अब आते हैं डिवीजन बी। 17 के अंदर कह रहा है ही नहीं, सही है क्या? हाँ सर सही है, 17 के अंदर तो है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमने कहा नॉट अपीयरिंग बिल्कुल ठीक है, नॉट अपीयरिंग या नॉट अपीयर्ड बिल्कुल ठीक है। एनए मतलब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं, नॉट अपीयरिंग। 16 के अंदर हेल्ड फॉर सेल सही था? यस सर, हमने कहा हेल्ड फॉर सेल भी सही था। फिर कह रहा है 17 के अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और 16 के अंदर कंटिन्यूइंग। सर 17 के अंदर डिसकंटिन्यूड है? यस सर, पिछले साल डिसकंटिन्यू हो गया था, बिल्कुल ठीक है, और इस साल तो डिसकंटिन्यू था ही। तो हमने कहा पिछले साल का जो कंटिन्यूइंग था ये गलत है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? फिर आगे बढ़े। अगली चीज क्या है? डिवीजन सी was classified as held for sale at the start of 17 and sold during 17। क्या होगा सर? 16 के अंदर हेल्ड फॉर सेल सही किया है, 17 के अंदर नॉट अपीयरिंग सही किया है? यस सर, हमने कहा तो इसका मतलब है ये तो नॉट अपीयरिंग ही है, और यहां पर ये क्या होना चाहिए था? नॉर्मल। ऐसा ही है। फिर आगे आए, हमने कहा उसका 17 के अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सही है, 16 के अंदर क्या होगा? कंटिन्यूड या डिसकंटिन्यूड? डिसकंटिन्यूड, क्योंकि सर याद रखें पीएनएल देखता है करंट ईयर को। करंट ईयर में जो क्लासिफिकेशन है वही होनी चाहिए किसमें? प्रीवियस ईयर में। कितने लोगों ने पूरा सही किया ये सवाल? कितने नंबर का सवाल था? एक डब्बे की गलती पे आपने अपना जो है आधा नंबर काट लेना है। कुल मिला के यहाँ पे 12 डब्बे हैं, एक डब्बे की गलती पे कितना नंबर काटोगे? अब सर ये बॉल छक्का मारने वाली होती है, अगर ये बॉल आपने मिस कर दी या इस पे सिंगल लिया तो मसला है। मतलब 5 में से मैं आई एम एक्सपेक्टिंग मतलब 4 बच्चे, हर कोई बच्चा कम से कम लेगा। सही है सर? ये कॉपी करना है तो कॉपी करो। अजान और ये अजान का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चे क्लियर हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर याद रखें इसका एक पोर्शन आता है कंसोलिडेशन के साथ भी, तो हम वहां पर भी इसको देखेंगे। एक इसका टुकड़ा कंसोलिडेशन के साथ भी है, सब्सिडी को डिस्पोज मार ले तो वो किसमें फॉल कर गया? कंसोलिडेशन में। लेकिन हमने कहा सर अगर डिवीजन को डिस्पोज करना हो, सब कुछ करना हो, तो हमने कहा उसको तो मैं यहीं पे टारगेट करूंगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कल की क्लास में मैं ग्रुप में एक चीज डाल दूंगा जो कि आप लोगों के पास भी होगी, खैर मुझे याद आ गया। IFRS 5 का मैं स्टैंडर्ड डाल दूंगा। सर स्टैंडर्ड परचेज करने बिल्कुल करने, अभी से नहीं मांगना सीनियर से।
लेकिन हाँ जब जैसे रिजल्ट आया उस दिन तो मैं ताक में लगे रहना सर स्टैंडर्ड दे दें, ठीक है। तो आ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड की सॉफ्ट कॉपीज में आपको दे दूंगा, सही है ना। लेकिन सॉफ्ट कॉपी आप, हाँ लेकिन अगर अभी आपका स्टैंडर्ड वो हो जाता है, ऑनलाइन पेपर हो जाता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में सॉफ्ट कॉपी काम की, लेकिन वो आपको ICAP की उसके अंदर मिल जाएगी। आ जाए सर, आ जाए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं भाई सबसे पहले। Redraft the above financial statements to meet IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operation। अब आ जाए, सवाल पढ़ते हैं, और सवाल में से सिर्फ इस सवाल से मेरा मकसद है आपको इसके डिस्क्लोजर सिखा देना कैसे। बहुत सिंपल है, तुम्हारी सोच से ज्यादा। Sol operates its business through a number of divisions. It has a year end of 31 December set out below are extracts from the draft FS of Sol for the साल ended 31 December year 1, statement of प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट बता दिया, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आगे आते हैं, ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, on 30 November year 1 Sol made that decision to close division A, which is located in different part of the country and covers a major separate line of business। सर ये लाइन क्यों देता है कि covers a major separate line of business? क्या जरूरत है इसको ये लाइन देने की कि भैया मेजर सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस कवर करती है? क्यों देता है ये? क्योंकि सर इसको बताना होता है कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, डिस्पोजल ग्रुप नहीं है। फिर आते हैं, the decision was immediately announced to the press and the workforce by the end of year 1 a buyer had been found। immediately अगर हमने डिसाइड कर लिया तो मुझे बताओ ये कौन से स्टैंडर्ड की तरफ इशारा कर रहा है? ये 37 याद है, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन। रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन के लिए जरूरी था कि आपने अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए बिफोर रिपोर्टिंग डेट, सही है सर। तो फिर कह रहा है डायरेक्टर्स ऑफ सॉल हैव कैलकुलेटेड द फॉलोइंग, 15% ऑफ द एंटिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वाज एट्रीब्यूटेड टू डिवीजन ए। ठीक है जी, नो टैक्स इज एट्रीब्यूटेबल टू डिवीजन ए। PPE of 5,10,000 and payables of rupees 10,000 in the statement. Above statement of financial position relates to division A. Fair value minus cost to sell of the property, plant and equipment is rupees 4.5 लाख। अब मेरा आपको एक मासूमाना है सवाल, मासूमाना सवाल ये है प्यारे प्यारे बच्चों कि ये बात मैं आपको बता दूं कि एक लाइन आती है P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब ये सवाल आपके सामने है, मुझे वो लाइन की फिगर बता दो कितनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सवाल को देखते हुए एक लाइन हम लिखते हैं, फिर हम नोट के अंदर पूरी वर्किंग बताते हैं कैसे इसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में से प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो आपने मुझे बताना है, पूरी सिर्फ एक वर्किंग एक फिगर बता देनी है कितनी है वो। सरमत कह रहा है सर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड 45, कितने लोग इससे एग्री कर दें? कर रहा है एग्री? पक्की बात है? हाँ पक्का सोच ले, बाद में मुकरेगा तो नहीं। चलें सर, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अब अगर सब बच्चे बड़े गौर से देख लें, नोट कर लिया तूने? आ जाए सर। अब ये कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी आदमी कह रहा हो, हमने कहा ये गलत क्यों कह रहा है। सरमद ने एक बात तो पूरी पढ़ ली, यहां तक की कहानी तो सरमद ने पढ़ी। और अगर आप सरमद को अगर मैं आपको देखें, ये बेसिकली ICAP ने क्या किया, देखो बड़ा सिंपल है। इसने P&L के सिवाय इस आइटम को छोड़ के इससे ऊपर वाले हर आइटम को 85% में और 15% में तोड़ दिया। ऐसा ही है? हाँ सर ऐसा ही है। कैसे सर साबित करें? अभी कर देते हैं आपकी खातिर। हमने कहा हम उठाते हैं और P&L को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। अब अगर आप देखें, हमने P&L को उठाया और हमने P&L को उठा करके यहाँ पर डाल दिया। अगर सब बच्चे देख लें तो सर अगर P&L यहाँ पर आ रहा है तो 3900 का टोटल रेवेन्यू, 2500 वही बन रहा है, 1400 वही बन रहा है, सही है सर।
सब चीजें, यहां तक तो सब चीजें बिल्कुल टाई है एडमिन एक्सपेंसेस तक, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। वो कहानी का जो ट्विस्ट जो सरमत मिस कर गया वो अब हम पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, ये आ जाए। इसने पार्ट ए में तो आपने सही कहा कि सर इनकम एक्सपेंसेस का पूरा परसेंट है, लेकिन अगर आप पार्ट बी में आए, कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 5,10,000 एंड पेबल्स ऑफ इन द अबव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिलेट्स टू डिवीजन है। सर पीपी और पेबल्स को नेट कर दूं या एक ही रखूंगा? अलग अलग रखना चाहिए, एक ही रखना चाहिए? अलग अलग फिलहाल हमने कहा देखते हैं। तो हमने कहा पीपी थे 5,10 के, और हमने कहा इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 6.5। तो मुझे बताओ ये जो पीपी हैं 5,10 वाले, जब ये आए होंगे तो एंट्री हमने बनाई होगी, इसकी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो है या नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल जो है 5,10 से डेबिट और पीपी कितने से क्रेडिट कर दिया होगा? मानते हो? लेकिन फिर इसके आने के बाद ये इम्पेयर भी तो होगा, क्योंकि वहां पर IFRS 5 का कौन सा रूल अप्लाई हो जाता है? लोअर ऑफ, है ना सर? हमने कहा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट। तो हमने कहा ये 4.5 थी, ये 5,10 थी, तो इसकी एंट्री बनेगी P&L डेबिट और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से? 60। तो सरमत 45 का प्रॉफिट अपनी जगह, 60 के लॉस ने आकर क्या कर दिया? इसको नेट कितने का लॉस बना दिया? 15 नेट। हमने कहा सर ये 15 का लॉस बना, ये 15 तो अगर आप गौर से देखें ये आपकी आईकेप की स्टडी टेक्स्ट का ही सवाल है, आपको मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। सही है सर, इसको कॉपी करने की परेशानी में ना हो, मैं दे दूंगा, और नहीं तो आपके आईकेप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर ये सवाल मौजूद है। अगर आप जाएंगे ना प्रैक्टिस किट में तो शाहिद होल्डिंग्स के नाम से है, तो कॉपी करने का। सर क्या ये आपको समझ में आ गया P&L? अब अगर आप आए तो प्रेजेंटेशन देखेंगे मेरा सब बच्चा, हमें प्रेजेंटेशन, अब मैं ये बात अगर आपको बोर्ड पे कराता तो मुझे लगता है आपको और मेरा, हम दोनों का कीमती समय जाया होता। तो मैंने कहा इसीलिए आप देखें, कुछ भी नहीं था ना, कंटिन्यू ऑपरेशन, हमने सारी फिगर्स यहां तक ले ली। 85% प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ऐसा ही है। इसका फिर हमने टैक्स एक्सपेंस भी ले लिया, पूरा टैक्स इसका था। ये आ गया 165 का प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सही है सर। और फिर हमने बता दिया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से लॉस कितना आ रहा है? 15। और हमने, अच्छा अब आ जाओ प्रैक्टिकली, इसने हमसे सिर्फ SOF पे पूछा था। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका पूरा डिस्क्लोजर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है नोट नंबर, सपोज करो मैं डाल देता हूँ समझाने के लिए 5, और नोट नंबर 5 में कुछ नहीं होता, बस ये जो आपने पोर्शन बनाया है ना, ये पोर्शन बना हुआ होता है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन यहाँ पे नहीं आते, सिर्फ डिसकंटिन्यूड जो ऑपरेशन है हमारे, उसको हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं कि रेवेन्यू डिसकंटिन्यूड का इतना था, ये चीजें इतनी थी। तो क्या हमें P&L क्लियर हो गया सर? कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें अपनी जगह, बस एक चीज ध्यान रखना, इंपेयरमेंट जो होगी वो यहां पर होगी। तो अपने पास लर्निंग आउटकम लिखो अभी तक P&L का, क्या लिखोगे लर्निंग आउटकम? लर्निंग आउटकम नंबर 1 लिखोगे इसका, डू नॉट फॉरगॉट टू इंक्लूड impairment loss after classification, impairment loss after classification और इट्स रिवर्सल, अगर सवाल में रिवर्सल हुई तो रिवर्सल भी, और इट्स रिवर्सल फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है सर। तो हमने कहा ये बात आपको भूलनी नहीं है। सती क्या हम क्लियर है? अब आ जाए, आगे बढ़ते हैं, सवाल तो अभी बाकी है। इसने कहा पीपी में जो है 5-10 के ये थे, जिसको आपने कहा मैंने कर लिया 4.5 लाख का ना, तो अब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने के आ जाएंगे?
4.5। फिर कह रहा है कि यार डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की लाइबिलिटी भी पेबल्स ऑफ रुपीज 1,10,000 इन द अबव पर रिलीज टू डिवीजन है, तो इसको भी हमें शो करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसका डिस्क्लोजर भी बहुत सिंपल है। ये देखें अभी हमने शो भी यहाँ पे किया हुआ है। सब कुछ जो तुम बचपन में पढ़ चुके हो वैसा ये पीपी में से कितना माइनस किया, 5,10,000। और अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पर आ गया 4.5 लाख, है ना सर। और 60,000 कहाँ चले गए बीच के पीएनएल में। इसी तरीके से लाइबिलिटीज में से 10 माइनस हुआ और लाइबिलिटीज हेल्ड फॉर सेल कितनी आ गई, 10 की आ गई। तो आसान है सर क्या इसका डिस्क्लोजर? यस सर, कुछ भी तो नहीं करना इसके डिस्क्लोजर में। क्या था सर इसके डिस्क्लोजर में? हमने कहा कि अलग से क्लासिफिकेशन कर दो, ये बता दो। क्लियर है सर? तो ये कॉपी करने की जरूरत। अब आ जाओ शाहिद भाई पे आते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। ये जो है अगले सवाल में आ जाओ। अच्छा, इस पिछले सवाल का लर्निंग आउटकम नंबर 2 भी लिख लो। पिछले सवाल का लर्निंग आउटकम नंबर 2 भी लिख लो। Liabilities from discontinued operation. Liabilities from discontinued operation will be shown separately. Learning outcome क्या होते हैं कि सर आपको एंड के दिन में सवाल को देख के याद आ जाए इसमें क्या चीज है। Liabilities from discontinued operation will be shown separately. अच्छा सर, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं तुम्हें स्मार्ट स्टडी के साथ बता दूं। अब सर ये सवाल ऐसा है ना कि तुम मुझे बताओ, अभी जब इसका घर पे भी सुन रहे हो पढ़ रहे हो ना, तो डिवीजन में डाल दो कि सर ये सवाल ऐसा है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एफएफआर के बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग पहली दफा पढ़ रहे हो। सर इसमें याद रखना कि हर चीज तुम एंड में नहीं देख सकते। कुछ चीजों को अभी से ही दिमाग में इतना स्ट्रांग बना लो कि यार IFRS 5 के डिस्क्लोजर के लिए ना मुझे मसला ही ना हो। और तुमने अपने दिमाग में कहीं से इसका मैं एक आसान हल ये बनाता हूँ कि एक जो है सब बच्चे एक आखिरी के 1-2 पेजेस पे जाकर अपने पास ये नोट कर लें कि भाई IFRS 5 के स्टैंडर्ड वाइड डिस्क्लोजर के अंदर पीएनएल में 1 लाइन शो होगी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और नोट्स के अंदर पूरा पीएनएल बना देंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। सही है? पीएनएल में 1 लाइन लॉस और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और पूरा डिस्क्लोजर, और बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अलग से हो जाएंगे और लाइबिलिटीज अलग से। इतनी चीज कर दी। अब तुम्हें एंड में ये सवाल देखने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, तुम बोलोगे भाड़ में जाइए स्टैंडर्ड, लेकिन शायद वो जो आखिरी के 2-3 पेजेस होंगे ना वो देखने का तुम्हारे पास टाइम होगा। समझ रहे हो सर? तो ये चीजें स्मार्ट। अब आ जाओ शाहिद भाई पे आते हैं। कितने लोगों को शाहिद भाई पसंद है? क्रिकेटर पसंद है? अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। ये भी आईकेप का है। डिस्कस वेदर द डायरेक्टर्स विश टू शो द ट्रेवल एजेंसीज रिजल्ट्स एज अ डिस्काउंट इज जस्टिफाइएबल। पेज इसी के ऊपर वाला सवाल है 20 है आई थिंक, इसके बाद वाला शायद 20 है, इसके बाद वाला ही है इसके, हाँ 20। शाहिद भाई पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फिर कह रहा है assume the closure of travel agencies is a discontinued operation, prepared the summarized statement of profit or loss of Shahid Holdings for the साल ended 31 December 16 together with its comparative notes. Shahid Holding discloses the analysis of discontinued operations on the face of the, अब ये लाइन का मतलब क्या ये मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है? पहले आ जाते हैं इधर पढ़ते हैं। Shahid Holdings is in the process of preparing its financial स्टेटमेंट फॉर दी साल एंडेड 31 दिसंबर 2016। ठीक है जी। फिर कह रहा है कंपनीज मेन एक्टिविटीज इन द ट्रेवल एजेंसी इंडस्ट्री मेनली सेलिंग पैकेजिंग पैकेज हॉलीडेज फ्लाइट्स एंड टू द जनरल पब्लिक थ्रू द इंटरनेट एंड रिटेल ट्रेवल सर्विस। ड्यूरिंग द current year, the number of holidays sold by travel agencies declined dramatically, and the directors decided at a board meeting on 15 October 16 to cease marketing holidays through its chain of travel agents and sales of the related high street premises. Immediately after the meeting, the travel agency's staff and suppliers were notified of the situation, and an announcement was made in the press. The directors wish to show the travel agency's results as a discontinued operation in the financial statements to 31 दिसंबर 2016।
सही है सर। ड्यू टू द डिक्लाइनिंग बिजनेस ट्रैवल एजेंसीज ऑन 1 अगस्त 16 शायद एक्सपेंडेड इट्स इंटरनेट ऑपरेशंस टू ऑफर कार हायर फैसिलिटीज टू परचेजर ऑफ इट्स इंटरनेट हॉलीडेज। फिर से पढ़े और उसकी पहले सवाल का रखा मैंने, क्या शाहिद भाई ये काम कर सकते हैं, अलग से शो कर सकते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को, क्योंकि जब इतनी सारी अंग्रेजी लिखी होती है तो आप परेशान हो जाते हैं ना। पढ़ लिया अंग्रेजी में अच्छे से। हाँ जी, शाहिद भाई के साथ हैं आप लोग या अलग है? साथ हैं भाई। शाहिद भाई ने देखो 15 को डिसाइड किया है और कह भी दिया है कि हमने ये काम करना है। बढ़े आगे, आए सर इसका आंसर देखते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, इसके अंदर इसने बड़े अच्छे से इस सवाल को कराने का मकसद ये है कि आपको काफी चीजों को काफी क्लियर कर भी दिया है। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और इसको इनलार्ज कर दें। And discontinued operations defines non-current held for sale as those assets or a group of assets whose carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. अब इसकी जो अगली definition है discontinued, ये हमारी summary में भी है। A discontinued operation is a component of an entity that has either been disposed of or is classified as and represents a major separate line of business or geographical area। अलग line of business है या geographical area लाहौर के operations बेच देते हैं। फिर कह रहा है इस पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लान टू डिस्पोज कोऑर्डिनेट ऑफ सच, सबको एक साथ बेचने का एक प्लान है। ऐसा नहीं लक्ष्य को आधा भी बेचते हैं आधा बाद में बेचेंगे, नहीं। एक ही पार्टी से बात चल रही है, हो सकता है पार्टियां दो हो लेकिन बिकेगा एक साथ। तुमने घर खाली कर लो, तुमने कहा नए घर में जाऊंगा नया फर्नीचर लगाऊंगा। अब तुम्हारे पास फर्नीचर में दो चीजें थी, एक तो तुमने कहा हमारे पास थे सोफे टेबल वगैरह ये ड्राइंग रूम का फर्नीचर, और एक था बाकी वो जो तुमने कहा कि उसको क्या बोलते हैं हम, जिसके अंदर तुम अपनी स्कूल की ट्रॉफियां वॉफियां रखते हो, कांच का जो होता है कुछ उसका शेल्फ वगैरह। हमने कहा शेल्फ हो गया, सही है ना। तो आपने कहा शेल्फ था, अलमारी, एक ड्राइंग रूम का सामान, एक अलमारियां वगैरह सब थी। अब तुमने सोचा है सबको एक साथ बेचना है, लेकिन खरीदार हो सकते हैं कि दो, एक बोले कि मुझे अलमारी वाला सेटअप भेजे, उन्हें ड्राइंग रूम बेच दे, समझ रहे हो। तो ये फिर कह रहा है, तो इसीलिए कह रहा है एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लान का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अलग अलग कर रहे हो, लेकिन हमने कहा आपको इसको बेचने की नियत एक साथ हो। फिर कह रहा है इज अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर, एक ऐसी सब्सिडरी भी हो सकती है जिसको आपने किसी लिए खरीदा हो,
आपने कहा भाई सब्सिडीज को आज खरीद लेते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इसको प्रॉफिट में भी लेकर आएंगे, इसके अकाउंट्स को जरा नोक पलक सवार के बेच देंगे। अब आते हैं IFRS 5 says that a component of an entity must have operations and cash flows that can be clearly distinguished from the rest of the entity. जाहिर सी बात है डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन वो होगा कि जिसको तुम अलग कर सकते हो, and will in all probability have been a CGU or group of such units whilst held for use. सही है भाई, अलग से CGU भी होता है। This definition also means that a discontinued operation will also be treated as a disposal group. वही बात, discontinued operation भी एक disposal group ही है ना सर, सही है सर। हमने कहा हर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सुनना अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, डिस्पोजल ग्रुप है, लेकिन हर डिस्पोजल ग्रुप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। फिर कह रहा है as defined in IFRS 5, a disposal group is a group of assets possibly with liabilities that is intended to be disposed of in a single transaction by sale or otherwise. सही है, assets held for disposal must be presented separately at lower of cost or fair value from other assets. ये लंबी कर रहा है, सही है, and any associated liabilities must be presented under liabilities. लेकिन ये पढ़ने के लिए अच्छा है। The results of a discontinued should be disclosed separately as a single figure as a minimum on the face of the statement of profit or loss, with more detailed figures disclosed either, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कहा या तो सिंगल फिगर के तौर पे शो करोगे और ज्यादा डिटेल आइटम चीजें शो करोगे, आइदर ऑल्सो ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और नोट्स। क्या मतलब सर, जो पिछले सवाल में हमने नोट्स के अंदर शो किया है ना, याद रखें वो होस्ट आप फेस पे भी शो कर सकते हो, सही है, स्टैंडर्ड इजाजत देता है, ज्यादातर कंपनी नोट्स में करती है, सही है, ताकि शेयर होल्डर्स परेशान ना हो, दो पीएनएल के आ रहे हैं ना सर। फिर आ जाते हैं the intention of this requirement, इस requirement की जो intention is to improve the usefulness of the financial statement by improving the predictive value of the historical, सही है बात है, क्लियर। अब हमने कहा आ जाए, लंबी कर दी इसने। फिर कह रहा है यहां से इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन ऊपर वाली बातें पढ़ाना जरूरी थी कि डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। फिर कह रहा है द टाइमिंग ऑफ द बीओडी एंड कॉन्सिक्वेंट एक्शंस एंड नोटिफिकेशंस विद इन द अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 6। The notification of staff, suppliers, and the press seems to indicate that the sale will be highly probable, and the directors are committed to a plan to sell the assets and actively looking for a buyer. From the financial and other information given in the question, it appears that travel agencies' operations and cash flows can be clearly distinguished from other operations. The asset of the travel agencies appears to meet the definition of anchor and non-current asset held for sale. However, the main difficulty is whether their sale and closure also represents a discontinued operation. The main issue is the wording of a separate measure line of in part 1 of the above definition of a discontinued operation. Company is still operating holiday business. अब सुनना, ट्रेवल एजेंसी बेस बंद कर लें, लेकिन कंपनी अभी भी क्या कर रही है, हॉलीडे का बिजनेस कर रही है। इसीलिए कह रहा है बट ओनली थ्रू इंटरनेट, the selling of holidays through the internet compared with through high street travel agency requires very different assets, staff knowledge and training, and other different cost structure. It could therefore be argued that although the company is still selling holidays, the travel agencies do represent a separate line of business. If this is the case, it seems to announce closure of travel agencies to meet the definition of discontinued. अब सुनना, यहाँ पर पूरी कहानी समझाऊंगा। पूरी कहानी ये है, इसने कहा भैया देखो हमारी थी ट्रेवल एजेंसी जिसके थ्रू हम काम कर रहे थे, अब वो करने खत्म, टाटा बाय बाय, लेकिन धंधा अभी भी चालू है, धंधा अभी भी, अब डिजिटल पे आ गए हम, फिजिकल हमने अपीयरेंस अपनी क्या कर दी, खत्म कर दी। तो अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर आप डिजिटल पे आ रहे हो, फिजिकल खत्म कर दी, तो क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है? तो ये खुद कह रहा है कि यार आर्ग्यू किया जा सकता है, लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक लाइन ऑफ बिजनेस जिसके एसेट से बंद कर रहे हो और उसको डिजिटल फॉर्म में ला रहे हो, तो एक तरह से आप न्यू काम कर रहे हो। तो इसीलिए इसने अब ये चीज समझे, यहाँ से क्या होगा, आजकल हर बिजनेस डिजिटल हो रहा है। आके अपने सवाल बना दिया कि फलाना आदमी पहले भाई रेस्टोरेंट का अपना था, उसने कहा बाद में बंद करो, फूड पांडा इतनी सेल देता है, फूड पांडा पे आता हूँ। तब आपने कहा जो बंद कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और अब जो नया आ रहा है वो अलग से आपका हो जाएगा, सही है सर। तो ये बेसिकली इस पूरी कहानी की समझाने का मकसद था, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। तो भी कर सकते हो कि नहीं यार वो बिजनेस, लेकिन वो थोड़ी सी वेग अजम्पशन होती है, अजीब से हो जाएंगे ना, बोले नहीं नहीं यार देखो उसने कहा ना एसेट्स बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है। अब आप किस पे आ रहे हो,
ऑनलाइन पे। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपने फिजिकल धंधा बंद कर दिया और नया धंधा खोल लिया ऑनलाइन का। सही है सर। अब फॉर एग्जांपल केएनएस की बात करता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान में सीए फाइनल लेवल पे, या आप लोग जो आज कुछ बच्चे बैठे हुए हो, यकीन मानो ये एक सीजन लगने तो खासतौर पे जून वाला, खत्म, टाटा बाय बाय। सही है सर। फिर 2-3 बच्चे होते हैं, वो भी वो जो कि नॉन अश्योरेंस डिपार्टमेंट में होते हैं। तो अब मुझे बताओ यार, अब कल कल आपको केएनएस ये सोचा कि हम फिजिकल सेटअप ही बंद करते हैं और अब क्लासें होंगी सिर्फ किसमें, ऑनलाइन। मतलब केएनएस का जो फिजिकल पूरे सेटअप का डिस्पोजल है ये क्लासिफाई हो सकता है एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है सर। तो ये बेसिकली इस सवाल को कराने का यहाँ पे मकसद ही ये था कि तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट बन जाए कि आईक्यूब अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से पूछे, और ये सवाल याद रखो एफएफआर में तो मुश्किल पूछे, MSA 1 की तैयारी में आ सकते हैं। समझे? तो आए सर, MSA 1 के लिए ये सवाल आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह यूनिलीवर अपना प्लांट लास्ट का बंद करके आउटपुट करेंगे तो वो प्लांट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ऐसा भी हो सकता है मैंने अपना पूरा प्लांट किसी को बेचा, मैंने कहा तू खरीद और तू ही मुझे अब माल दे। समझ रहे हो? अब जैसे आज के लिए बड़ा होने लगा, चलो आज इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। एक कंपनी है जो कि पहले इंडस के लिए माल मंगाती थी। अब जाहिर सी बात है इंडस वगैरह तो बड़े हैं, वो कंपनी पूरी उनकी बेस पे खड़ी हुई है ना। इंडस ने कहा भाई देख, पहले हम तुझे रॉ मटेरियल लाकर देते थे, अब फिर तुझे कहते थे तू टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर। अब ऐसा नहीं है, अब हम जो है तुझे ही कह रहे तू माल भी खरीद तो थोड़ी बना के दे। तो इंडस ने कहा उस माल को, जितने भी हमारे एसिड्स थे ना, वो भी हमने उस कंपनी को बेच दिए। उस माल को लाते थे पहले हम अपने पास, सेमी प्रोसेस करते थे, फिर उसको देते थे, फिर वो उसको बना करके देता था। अब हमने जो सेमी प्रोसेस वाले थे वो भी उसको बेच दिए, माल भी वही ले रहा है। इंडस को यहाँ पे क्या फायदा है, इंपोर्ट के अंदर उसकी कॉस्ट नहीं लग रही ना, कैश नहीं लगा रहा वो। जब माल तैयार मिल रहा है तब उसको पैसे देने, वरना इंपोर्ट के केस में मसला क्या है, कैश बाउंड हो जाते हो। तो आजकल बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में जो हालात है ना डॉलर के, इन चक्रों में, और जो मुल्क की कंडीशन है, बोलते हैं भाई इंपोर्ट दो किसी और को, मुझसे तो 2 रुपए ऊपर ले ले लेकिन मैं कैश नहीं लगाऊंगा अभी। तो आ जाए सर। अब अगर अब इसने कहा कि भैया ये वाला केस है, तो इसका मतलब ये है इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, ये अगर आप देखें नॉर्मल वही सवाल, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 2005-6 सब कुछ इसने नॉर्मल लिया, और इसने 2005-6 में जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की फिगर ली है, अगर मैं आपको इसको सवाल से दिखाऊं तो ये बेसिकली हमने कहा कि बेसिकली इसने ले ली ये 23,000 वाली, और कार हायर की 2000 वाली, कितनी हो गई 25,000 ये वाली रेवेन्यू के अंदर। ठीक है सर, ये हो गई 25,000 2006 की। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 18,000 अपना क्या कहते हैं इसको, मैं एक दफा स्क्रीन भी शेयर कर लूं, एक मिनट रुक जाए। अगर इस सवाल में अगर आप गौर से देखें तो 23,000 और 2000 25,000 की इसने फिगर ली, और इसने ये फिगर लेकर के यहाँ पर शो कर दी अपने पास 25,000, 19,500, 18,000, 1,500। सही है सर, ये तमाम फिगर ली। अब देखें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में इसने निकाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये फिगर कहां से आई, ये फिगर अगर आप गौर से देखें, ये फिगर अगर आप गौर से देखें तो हमने कहा ये 4,000 की फिगर दी हुई है, और फिर हमें बता रहे 31 दिसंबर 2015 को इसकी चीजें क्या थी। द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रेवल एजेंसीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर, तो रेवेन्यू था 18 का, तो टोटल 40 में से 18 गया, तो 18 इसका आ गया, 22 बचा कंटिन्यूड का। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसने 22 लिया हुआ है 22। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें सारी फिगर, कॉस्ट बता दी 15 मिलियन की, तो हमने कहा टोटल कॉस्ट अगर जो है हमारी 32 की थी, तो इसमें से अगर 15 गई तो 17 यहाँ पर आ गई, ये बता दिया। और हमने कहा पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आ गया, तो हमने कंटिन्यू का ये डाला, डिसकंटिन्यूड का। अब यहाँ तक क्लियर हो? अब इसने कहा एक तो होता है कि तुम नोट्स में बताओ इसका एनालिसिस, एक होता है कि तुम इसी की पीएनएल के नीचे बता दो एनालिसिस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। 18, 14, 15 ये तमाम चीजें उसने हमें नीचे ही करके बता दी। सही है सर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूछे तो सवाल में उसने एंड में एक लाइन लिख दी थी, वो लाइन क्या लिखी थी, Shahid discloses the analysis of its discontinuing operation on the face of its statement of profit or loss। क्या हम यहां तलक क्लियर हैं सर? तो सर
अब अगर आपने इस स्टैंडर्ड को अच्छे से देख लिया हो तो मेरा बच्चा आप लोग इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि सर ये आसान सा स्टैंडर्ड है। ऐसा ही है सर। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इससे कुछ रिसेंट टाइम के सवाल देखेंगे हम, और मतलब रिसेंट में भी एक 20 में एक आध दफा आया शायद ये, बाकी जो घुस पिसा तो बता देंगे। और उसके अलावा जो हम कल की क्लास में मेरा बच्चा देख रहे होंगे चीजें, वो इसका स्टैंडर्ड को एक दफा स्किम करेंगे। तो अभी सर हमने इसका एक आध सवाल छोड़ दिया क्योंकि वो प्योर सब्सिडी के साथ है, तो उसको हम करेंगे बाद में। कल की क्लास में हो सकता है उसके ऊपर एक ओवरव्यू दे दूं, हम उसको देखेंगे सब्सिडी के साथ। सही है, इतना दे दूंगा कि आपका दिमाग में इंशाल्लाह उस सवाल की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह हफ्ते को सर कौन सा टॉपिक शुरू करूंगा, हफ्ते को मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा IFRS 9। IFRS 9 के कुछ चीजें तो 10% तो आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं, बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। और कल की क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी एक और चीज जो कि मैंने इस दफा इनिशिएटिव लिया है, देखिए हर आखिरी क्लास जो किसी भी टॉपिक की होगी ना, उस क्लास में क्वेश्चन वाइज पूरे स्टैंडर्ड को समराइज कर देंगे और उसको अलग से रिकॉर्डिंग डालेंगे ताकि वो आप हजरात के लिए एंड में रिवीजन के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि सर याद रखें, यहां पर जो है ना सिलेबस को समेटना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगले हफ्ते कल मिलेंगे, क्यों अगले हफ्ते यार।